वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ ही साथ यूपीएससी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। दोनों का लाभ उठाते रहिए। तो 100 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए थे यूपीपीसीएस के। यह है टेस्ट नंबर 101, 101वां टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचिए कि आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबको रिवीजन कर डालिए बैक टू बैक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? किस प्रकार की जाती है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर, बताइए इनमें से किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। देखिए, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर किसी देश की औसत आय जो है वो निकाली जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। तो देखिए, किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, लेकिन देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि हर देश की जो है जनसंख्या अलग अलग होती है। तो क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर हैं? वस्तुतः इसके लिए हम औसत आय की तुलना जो है वो करते हैं, और औसत आय देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो यानी सीधे पूछना चाह रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय या प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? इन राज्यों में से सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस में होगी? केरल में है। किस में है? केरल में है। और सेक्स रेशियो भी इसी का अच्छा, लिंगानुपात। तो केरल में शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है वो दिखाती है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम इसलिए है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा की मौलिक सुविधाएं जो हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है केरल का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? किस संस्था द्वारा किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन? यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ए हो जाएगा इसका आंसर, ये तो पता होगा सभी को। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 1990 से मानव संसाधन के संपोषणीय एवं सृजनात्मक विकास के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में उनका स्थान या रैंकिंग किस या किन आधार पर तय की जाती है? पर कैपिटा इनकम पहले ऑप्शन में यानी प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, उनका शैक्षणिक स्तर कैसा है। तो ये सारे के सारे हैं, बिल्कुल तीनों के तीनों हैं। डी हो जाएगा इसका उत्तर, 1 2 3। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर यानी स्कूली शिक्षा कैसी है, उनका स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है निकाली जाती है, तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? क्या उस देश की बेरोजगारी दर है, या उस देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर सकल घरेलू उत्पाद, या प्रति व्यक्ति आय? तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय ऊंची होनी चाहिए उसकी। डी है इसका उत्तर। तो किसी देश की समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय है, उसकी प्रति व्यक्ति आय है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की तुलना में विकसित समझा जाता है, डेवलप्ड कंट्री समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें कौन सा जो है सत्य है, करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है मानसून शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है और मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। बताइए बताइए, पहले भी चर्चा की गई होगी इस पे कभी ना कभी। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का नहीं है। गलत है स्टेटमेंट, गलत है तो कर दीजिए एलिमिनेट इसको। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। ये सेकंड वाला करेक्ट है तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। नंबर 7 पर आ जाइए। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में, भारत एशिया में है, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। किसमें? दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 किसी में है क्या? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी एशिया में नहीं मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारत की जलवायु को भी मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विभिन्नताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है और उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। देखिए स्टेटमेंट ये थर्ड वाला ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत इसको एग्ज़ाम में जो है पूछते हैं। तो देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये वाले पार्ट में होती है। फिर जब पूरब से पश्चिम की ओर जाती है ना वर्षा, तो घटती जाती है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही हो या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर घट रही हो, एक ही बात है ना। तो करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर। और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है, ये भी सही है, लौटते हुए मानसून से होती है अक्टूबर नवंबर में। और हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, सही है ये वाला स्टेटमेंट भी। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, बर्फ़ के रूप में होता है तथा देश के शेष भागों में यह जो है वर्षा के रूप में होता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा जो है वो शीत ऋतु में आरंभ होती है, यानी अक्टूबर और नवंबर की वर्षा। भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। इसने करेक्ट है थर्ड वाला भी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं इसमें? अक्षांश, समुद्र से दूरी, वायुदाब, देशांतर, तुंगता या ऊंचाई। देखिए, इस चीज़ पर तो 50 बार कम से कम हमने डिस्कशन किया होगा, सवाल बनाए होंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक बिल्कुल अक्षांश है, समुद्र से दूरी भी है, वायुदाब भी है, ऊंचाई या तुंगता भी है, देशांतर नहीं है। देशांतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ जहाँ 4 है उसको एलिमिनेट करिए तो 4 वाला नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, तुंगता या ऊंचाई तथा उच्च वाच लक्षण। देशांतर इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। देशांतर जलवायु को नियंत्रित करने वाला जो है कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है। भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में जो दैनिक तापांतर है वो दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है वो कम है। कहाँ पर? कर्क रेखा के उत्तरी भाग में।
तीसरा स्टेटमेंट है, भारत के उत्तरी भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और पोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की विशेषताएं उपस्थित हैं। थर्ड वाला करेक्ट है, भारत के उत्तरी भाग में ऊंचा दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। ये सेकंड वाला जो है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग है ना, कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग है, उसमें कम दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है, तापमान ऊंचा बना रहता है, उत्तरी भाग में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। तो देखिए कथन 2 गलत है, क्योंकि भारत का दक्षिणी भाग, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, भारत का दक्षिणी भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। भारत का दक्षिणी भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना कर्क रेखा, एक तरह से बीच से ऊपर का उत्तरी और नीचे का दक्षिणी दोनों को अलग अलग कर देती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण पूरे वर्ष ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, न कि उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो देखिए जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग जो है उसमें ऊंचा तापमान रहेगा, और क्या होगा, जो दैनिक और वार्षिक तापांतर है वो कम रहता है। तो उत्तरी भाग में नहीं रहता, दक्षिणी भाग में रहता है, याद रखिएगा। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 101 तक पहुँच सकते हो। देखिए इस तरह से समझो ना इसको, जैसे इंडिया है, यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है ना, अब एक पार्ट तो ये हो गया उत्तरी, एक पार्ट ये हो गया। तो जो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ तापमान ऊंचा तो पाया जाता है, लेकिन वार्षिक तापांतर कम रहता है, और जो दैनिक तापांतर है वो भी कम रहता है। यहाँ नहीं रहता, यहाँ रहता है। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उत्तरी भाग में रहता है, जबकि गलत है, दक्षिणी भाग में रहता है वो। चलिए।